नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696060897, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692611। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हम लोग देख रहे थे और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में यहाँ पूछा गया है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है। इससे पहले जो वीडियोस आ चुके हैं उन्हें देख लीजिएगा। देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन का रिलेशन किससे है, संबंध किससे है? तो मोटे अनाज के उत्पादन से है, या दलहन पैदा करने से है, या गेहूं उत्पादन से है, या फिर तिलहन के उत्पादन से? तो हरित क्रांति जो है वो मूल रूप से गेहूं उत्पादन से जुड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि इसमें बाकी खाद्यान्नों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो व्हीट प्रोडक्शन को ही मिला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ था? तो गेहूं को प्राप्त हुआ था। अभी आपने देखा, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक कितना था? तो रिकॉर्ड अंक की अगर बात करें तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका 2000 किलोग्राम हो जाएगा। ये आपने देखा। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। यहाँ सूची 1 में दिया हुआ है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, उर्वरक और इनका संबंध, मतलब इन्हें किस क्रांति के नाम से संबोधित किया गया, वो दिया है लिस्ट 2 में। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन और ग्रे रिवॉल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऊपर वाला ही है, यानी ए वाला। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो खाद्यान्न उत्पादन का संबंध था हरित क्रांति से, दुग्ध उत्पादन से श्वेत क्रांति को आप जोड़ेंगे, मत्स्य पालन से यहाँ पर जो नीली क्रांति है उसको जोड़ेंगे, और उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति को जोड़ेंगे। ये करेक्ट आंसर। गुलाबी क्रांति संबंधित है कपास से, लहसुन से, अंगूर से या फिर प्याज से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्याज हो जाएगा। ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्रांति और संबंधित जो यहाँ पे फसलें दी हुई हैं उनको दिया हुआ है, फसल के अलावा जो प्रोडक्ट हैं जहां से ये क्रांति जनरेट हुई है उनके नाम दिए। तो गोल्डन रिवॉल्यूशन है, व्हाइट रिवॉल्यूशन है, ब्लू रिवॉल्यूशन है और ग्रीन है। यहाँ उद्यान, दूध और कुक्कुट पालन और कृषि करके दिया हुआ है। आप बताइए इसमें से। और इसका जो यहाँ करेक्ट आंसर है वो है नीली क्रांति, कुक्कुट पालन से इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल है? तो रबी की फसल जो है उसकी बुआई का मौसम अगर आपको पता होगा तो आप आराम से कर लेंगे। और फिलहाल इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सरसों है। सरसों, गेहूं, इस तरह की जो फसलें होती हैं ये रबी की फसलों में देखी जाती हैं। पश्चिमी विक्षोभ से इन्हें वर्षा प्राप्त होती है। माही सुगंधा, ये किस फसल की प्रजाति का नाम है? तो ये धान की प्रजाति है, गेहूं की प्रजाति है, किस चीज की प्रजाति है? तो माही सुगंधा, सुगंधा से आप समझ लीजिए सुगंधित, और सुगंधित क्या चीज इसमें से हो सकती है? चावल हो सकता है, यानी धान की ये वेराइटी। आगे बढ़े, यहाँ देखिए, मैक्रोनी गेहूं निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों के लिए अनुकूल होता है? तो अत्यंत सिंचित परिस्थितियों में ये काम करता है, मतलब इसको बहुत सिंचाई की आवश्यकता होती है असल में, ऐसा कहा गया। या फिर विलंबन से बुआई के लिए जिम्मेदार होता है, ऐसा कहा गया। अति सिंचित जो, माफ कीजिएगा, असिंचित जो परिस्थितियां होती हैं उसके लिए काम करता है, रेन फेड जो कंडीशन होती है, या इसमें से कोई नहीं? तो जो मैक्रोनी गेहूं होता है वो असल में असिंचित परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकता है, यानी इसको बहुत कम पानी चाहिए होता है। तो गेहूं को वैसे भी बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ मैक्रोनी को और कम चाहिए होता है। राज 3077 ये एक प्रजाति का नाम है। तो ये राज 3077 जो है एक प्रजाति है, किस चीज की प्रजाति है आपको बताना है। तो ये गेहूं की प्रजाति है। ठीक है, राज 3077 एक गेहूं की प्रजाति का नाम है। नेक्स्ट, यहाँ का आ गया कि पूसा सिंधु गंगा। ठीक है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति का नाम है, किस चीज की प्रजाति का नाम है? गेहूं की प्रजाति है, धान की प्रजाति है, मसूर की प्रजाति है या फिर चना की प्रजाति? तो ये पूसा सिंधु गंगा जो है ये असल में गेहूं की प्रजाति यानी वीट की जो वेराइटी है उसका नाम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? ब्लॉट उसको लग जाता है, टिक्का लग जाता है, डस्ट रोग जो है वो लगता है, या गेहूं का जो रस्ट है वो लग जाता है?
तो गेहूं में लगने वाला रोग इसमें से रस्ट है, ठीक। और रस्ट भी कई वैरायटी का होता है। कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो ये किस्म आपको हर हाल में रटनी ही होगी, इसमें कोई और चारा नहीं है, चाहे आप ट्रिक लगा के रटिए या फिर ऐसे याद कर लीजिए, इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। तो कल्याण सोना असल में इसमें से अगर देखा जाए तो गेहूं की ही प्रजाति का नाम है। सुनहरा गेहूं का दाना होता है, इससे आप गेस कर सकते हैं। ट्रिट्रिकल, ये किन दो बीजों के बीच में संकर का परिणाम है? तो ट्रिट्रिकल जो होता है ये असल में ट्रिट्रिकम एस्टिवम इसको कहा जाता है गेहूं को, ठीक है। जो हमारे उत्तर भारत में या प्रामाणिक तौर पे भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं उपजाया जाता है, उसकी प्रजाति ट्रिट्रिकम एस्टिवम है, तो वो तो इसमें रहेगा ही। उसके अलावा जो दूसरा अनाज है वो कौन सा है, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें अगर आप देखिए तो ये गेहूं और राई के बीच का क्रॉस होता है, मतलब गेहूं के साथ साथ इसमें राई के जो बीज होते हैं उनको क्रॉस कराया जाता है। इसके बाद अगले वाले में पूछा गया कि धान की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो धान नेटिव फसल है हमारी, मतलब लोकल, तो दक्षिण पूर्व एशिया का ये है ही है। हमारे जो पूर्वज थे वो प्रायः चावल खाना पसंद करते थे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो रबी, खरीफ और जायद में मौसम कौन सा होगा और फसल कौन सी होगी, पक्के तौर पे आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इसमें सोयाबीन जो है वो एक खरीफ की फसल है, बाकी जो है वो अलग अलग मौसमों में बोए जाते हैं। कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, अब इसमें आपको ये बताना है। तो इसमें से अगर आप देखें तो सरसों जो है वो रबी की फसल है, ना कि खरीफ की। बाकी जितनी है वो खरीफ की फसल है, ठीक है, बाकी जितनी है वो खरीफ की फसल है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? अब यहाँ भी वही बताना है। तो अरहर, चना, मक्का और धान, इसमें से आप बताइए। तो इसमें अगर आप देखें तो चना जो है वो असल में खरीफ की फसल नहीं है, ठीक है। अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक प्रमुख खाद्यान्न, मतलब भारत में प्रमुख खाद्यान्न है, ये आपको बताना है। तो भारत में अगर प्रमुख खाद्यान्न के तौर पे देखें तो इसमें से गेहूं होगा कि चावल होगा, आप ये बताइए। चावल है प्रमुख खाद्यान्न, गेहूं नहीं है। गेहूं एक वैकल्पिक है, मतलब चावल के बाद सेकेंडरी हो सकता है। यहाँ शुगर केन ऊपर दे दिया है जो कि मक्के के गन्ने के तौर पे दिखाई देता है, और नीचे राइस दिया हुआ है, तो ये चावल वाला हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल आता है? तो चावल के खेत हमारे यहाँ, मतलब धान के खेत हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, लेकिन उत्पादन के मामले में हम थोड़ा सा पीछे हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर राइस हो जाएगा, इसका बी वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पर डी होगा, यहाँ पर बी होगा, ठीक। नेक्स्ट, यहाँ कहा गया कि भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा या वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जलवायु कहाँ पर ज्यादा अनुकूल है। तो जलवायु अनुकूल है हमारी, यहाँ ध्यान से देखिए कि सर्वाधिक क्षेत्र चावल की खेती का पूछ रहा है, तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो यूपी हो जाएगा। नेक्स्ट, यहां कहा गया कि जया, पद्मा, कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य की उन्नत किस्म है? धान्य मतलब अनाज होता है, धान नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्रॉप के बारे में कहा जा रहा है। तो राइस है, व्हीट है, बर्ली है और मेज है, इसमें से कौन सा होगा? अब इसमें से अगर आप देखें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धान, ठीक है। धान की ये वेराइटी है जया, ये चावल होता है, काफी मोटा मोटा होता है। पन्ना, कृष्णा, ये पद्मा है असल में। तो ये सब चावल की प्रजातियां, मतलब धान की प्रजातियां हैं। पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, किसकी? धान की किस्म है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बारानी द्वीप, ये किस फसल की प्रजाति का नाम है? बारानी द्वीप। तो बारानी द्वीप जो है ये असल में धान की प्रजाति ही है, मतलब चावल की ही एक वेराइटी है जो कि मोटा होता है। यहां आपने देखा। अगले वाले में चले, कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजातियां हैं? तो बासमती की बहुत सारी हाइब्रिड जो है वो बन चुकी है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो जो पूसा RS10 है, पूसा RS10 जो है वो असल में धान की यहाँ पे जो बासमती चावल है उसकी संकर प्रजाति के तौर पर देखा जाता है। नेक्स्ट, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, 30 सेंटीमीटर से, 60 सेंटीमीटर से या 100 सेंटीमीटर से। तो आपको पता होना चाहिए कि धान की खेती वहां होगी जहां पानी की तादाद ज्यादा होगी। तो इसमें से सबसे अधिक वाले को चुन लीजिए, हालांकि वो भी पानी पर्याप्त नहीं होता है, इसको और जितना अधिक मिले वो अच्छा रहता है। इसके बाद अगले वाले में देखें तो यहाँ कहा गया कि कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो सिंचित क्षेत्रों में मुख्यतः उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? मूंग और उड़द है। कपास के रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो कपास के रेशे प्राप्त करने का जो स्रोत है वो पर्ण से प्राप्त होता है, बीज से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है या जड़ से प्राप्त होता है? ये बीज से प्राप्त होता है, ठीक। यहां आप देखिए पर्ण, बीज, तना और मूल दिया है। तो इसमें से बीज को चारों ओर से आवृत किया हुआ इसका जो रेशा है वो होता है, उसके अंदर बीज अंदर मौजूद होते हैं, रुई के अंदर बीज होते हैं, उनको अलग किया जाता है, ठीक। इसके बाद अगले वाले को देखिए, भारत में किस राज्य में गन्ने की खेती सबसे अधिक भूमि पर होती है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश दिया है। यूपी में सबसे ज्यादा एरिया ये कल्टीवेशन का कवर करता है। शक्कर नगर चीनी
का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। ठीक, अब ये है कहाँ पे? तो हरियाणा में है, आंध्र में है, महाराष्ट्र में है, कहाँ पर है? अब इसे अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंध्र होगा। ठीक, आंध्र होगा। नेक्स्ट, यहाँ कहा जा रहा है कि कौन सा राज्य भारत का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो शक्कर का कटोरा कौन सा कहलाएगा? यूपी कहलाएगा। ठीक है, गन्ने की खेती के हिसाब से यहाँ पर आंकड़ा बनाया गया है। 1903 में भारतवर्ष की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये प्रतापपुर है। ठीक है, प्रतापपुर। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानांतरित या स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की है। तो इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश समेत जितने भी इलाके हैं, वहां से दक्षिण की ओर ये जो शुगर केन का कल्टीवेशन है इसको शिफ्ट करने में भूमिका निभाते हैं? गन्ने का प्रति हेक्टेयर उच्च उत्पादन, गन्ने में शर्करा का अधिक होना, पेराई का अधिक लंबा मौसम या सस्ता श्रम? बताइए। तो इसमें से अगर हम कारण ढूंढने लगे तो पहला, दूसरा और तीसरा जो है वो यहाँ सही दिखाई देता है। पहले, दूसरे, तीसरे का मतलब समझ रहे हैं? इसमें ऊपर वाले तीनों कारण हैं। ठीक, यहाँ हमने देखा। इसके बाद आगे चले, यहाँ कहा गया कि पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति जो है उसका संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध इसमें से तिलहन उत्पादन से, जो तिलहन होते हैं मतलब तेल उत्पन्न करने वाले ऑयल सीड्स होते हैं उनसे। अगले वाले को देखें, वरुणा किस चीज की प्रजाति है? तो वरुणा आपकी सरसों की प्रजाति है। पूसा बोल्ड किसकी प्रजाति है? तो पूसा बोल्ड ये सरसों की ही प्रजाति है, दोनों सरसों की वैरायटी है। जिप्सम की मात्रा जो है वो अधिक होती है, किस में ज्यादा होती है आपको बताना है? जिप्सम। और जिप्सम की सबसे ज्यादा मात्रा मूंगफली की फसल में देखी जाती है। ठीक है, ग्राउंड नट जो होता है उसमें देखी जाती है। इसके बाद देखिए आगे, कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति का नाम है? कौशल, तो कौशल मूंगफली की किस्म है। हालांकि कई सारे ऐसे नाम है जो कि दो में एक वैरी करने लगते हैं, फिलहाल ये ग्राउंड नट है। नेक्स्ट, यहाँ कहा गया कि किस फसल में सबसे ज्यादा प्रतिशत होता है, तेल की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें से जो नाम दिए हैं उसमें तिल में सबसे अधिक तेल होता है। तिल में से जो पेराई होती है ना, सबसे ज्यादा तेल इसमें से निकलता है। इसके बाद अगले वाले को देखें, कथन और कारण दिया है तो भारत में दालों की कमी है ऐसा दिया है, लेकिन प्रोटीन की कमी नहीं है। ठीक, दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है, लेकिन अकेले प्रोटीन का वही स्रोत नहीं होती है, ये भी बात है। फिलहाल कारण ये दिया है कि दालों की मांग की वरीयता है, मतलब देयर इज अ प्रायोरिटी इन डिमांड ऑफ पल्सेस। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पर नीचे आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए वाला हो जाएगा। दोनों कारण सही है, दालों की मांग की वरीयता है और दालों की इसीलिए कमी है, प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं है। लेकिन आप प्रोटीन की कमी नहीं है, क्योंकि और जो उत्पाद है वो इसकी कमी को पूरा कर देते हैं। तो ए वाले को हमने चुना। नेक्स्ट, दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन, सोडियम, इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें से हो जाएगा कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट इसमें से आवश्यक है। जो तत्व दिए हैं उनमें से निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अरहर की किस्म है नीलम, मूंगफली की किस्म है चंद्रा, मसूर जो है ये पंत एल 406 है, और सरसों जो है ये वरुणा है। तो सरसों वाला तो ठीक है, हमने देखा था पीछे। अरहर की किस्म नीलम नहीं है। ठीक है, नीलम आम की प्रजाति है और कई और फसलों की हो सकती है, लेकिन अरहर यानी तुअर की नहीं हो सकती। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात क्या है? मतलब एनपीके का अनुपात आपको बताना है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का। तो 1:2:2 का अनुपात होता है, यानी नाइट्रोजन जो है वो एक हिस्सा और बाकी 2-2 हिस्से जो है वो पी और के यानी पोटेशियम और फास्फोरस। इसके बाद आगे चले, यहाँ देखिए अरहर का जन्म स्थान है। अरहर अपने देश की है या नहीं ये आपको यहाँ पता करना है। तो अरहर का जन्म स्थान भारत का ही है, मतलब ये भारतवर्ष की ही फसल है, यहाँ अमेरिका नहीं चुनिएगा। ठीक, इसके बाद देखिए मालवीय चमत्कार, ये किस चीज की प्रजाति है? तो मटर की है, अरहर की है, मूंग की है या फिर गेहूं की है? ये असल में अरहर की प्रजाति है। मालवीय चमत्कार ये अरहर की प्रजाति है, यहां आपने देखा। अगले वाले को देखिए, यहां कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित है? तो अरहर, बहार, जौ, पीवीडब्ल्यू 483, माफ कीजिएगा 443, चना, अपर्णा, धान, एनडब्ल्यू 1014। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, बस आपको ये बताना है। तो जो अरहर का यहाँ बहार दिया हुआ है वही सही सुमेलित है, बाकी जितने हैं वो गड़बड़ है। यहाँ आप देखिए बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है। किस चीज की प्रसिद्ध प्रजाति है? तो यहाँ देखिए इसका जो अरहर वाला पीछे का ऑप्शन था उसी को हम लोग यहाँ रिपीट कर रहे हैं, और इसका सी वाला हो जाएगा पिजन पी। नेक्स्ट, इसमें कहा गया कि मटर की पत्ती विहीन प्रजाति कौन सी है, जिसमें कि पत्ती ही नहीं पाई जाती? तो इसमें से अपर्णा हो जाएगा। अपर्णा शब्द का मतलब ही होता है कि पत्ती के बिना, बिना पत्ते का। पर्ण मतलब पत्ता और अ लग गया तो बिना। इसमें से कौन सा सुमेलित है आपको बताना है। तो ईरी रेशम का उत्पादन असम में ज्यादा होता है, मूंगा रेशम का उत्पादन अरुणाचल में ज्यादा होता है, मलबरी रेशम जो है वो झारखंड में ज्यादा पैदा होता है, और टसर रेशम जो है वो कर्नाटक में ज्यादा पैदा होता है, ऐसा दिया हुआ है।
इसमें से कौन सा आपका सही है? तो इसमें अगर आप देखें तो ईरी रेशम जो यहाँ दिया है ना, वो असम से संबंधित है, ये सही है। बाकी जितने हैं उनमें गड़बड़ी है। अगले वाले को देखते हैं। मूंगा रेशम एक ऐसी किस्म है जो कि पूरे विश्व में केवल भारत में पाई जाती है, और भारत में कहाँ पर मिलती है आप बताएं? तो मूंगा रेशम का उत्पादक राज्य एकमात्र कहाँ पे है? असम में है, मतलब असम से इसका प्रोडक्शन होता है, और पूरी दुनिया में ये केवल भारत में ही पाया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे डेट आपको बतानी है। तो वर्ष 1984 में हुई थी। यहाँ जो सी वाला ऑप्शन है उसे हम चुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। कथन दिया है कि भारत में चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक, मतलब भारत जो है वो चाय में महत्वपूर्ण निर्यातक देश है, और भारत में चाय की घरेलू खपत जो है वो बहुत कम है। यहाँ ये कहना चाह रहा है कि चाय के मामले में हम सबसे बड़े निर्यातक के तौर पे, मतलब महत्वपूर्ण निर्यातक के तौर पे दिखाई देते हैं, और रीज़न ये है कि हमारे यहाँ चाय की खपत कम है, इसलिए ऐसा होता है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? अब यहाँ अगर देखा जाए तो जो पहला है वो सही है, निर्यातक के तौर पे हम प्रमुख यहाँ दिखाई देते हैं चाय के मामले में, लेकिन ये कोई बात नहीं, घरेलू खपत अच्छी खासी है। तो इसका जो सी वाला है उसको हम चुनते हैं। अगले वाले में चलते हैं। एक ऐसे क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, वहां किसकी खेती करना सही रहेगा? सन उगाना सही रहेगा, मतलब जूट, या फिर कॉटन, या फिर ट्री, या फिर माफ कीजिएगा टी, या फिर मेज। इसमें से कौन सा? तो पानी ज़्यादा किसको चाहिए होता है? पानी ज़्यादा जूट को चाहिए होता है, लेकिन यहाँ क्या दिया है? ध्यान से देखिएगा, ढलान, वर्षा तो ज़्यादा हो रही है लेकिन साथ में ढाल है, यानी पानी रुकेगा नहीं, बरसेगा निकल जाएगा। तो ऐसी जो पानी आने जाने वाली स्थिति होती है ये चाय के लिए आदर्श होती है, पानी रुकना नहीं चाहिए। इसके बाद देखिए, ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है आपको बताना है। तो ग्रीन गोल्ड इसमें से अगर आप देखें तो चाय की किस्म है। ग्रीन गोल्ड ये हरा सोना कहा जाता है, तो ये चाय की किस्म है। इसमें से नीचे वाले यानी डी को आप चुनेंगे। अगले वाले में चलते हैं। झूमिंग का सर्वाधिक जो व्यवहारिक रूप है वो हमें कहाँ दिखाई देता है? झूम कृषि सबसे ज़्यादा कहाँ पर दिखाई देती है? तो नागालैंड में दिखाई देती है, और इसीलिए निर्वनीकरण वहाँ बहुत तेजी से हो रहा है, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से जंगल उजड़ते जा रहे हैं। चलवासी कृषि निम्नांकित में से किन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों की प्रमुख समस्या है? मतलब झूम कल्टीवेशन की ही बात हो रही है, चलवासी यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन वही बात है। तो ये किस राज्य की मुख्य समस्या है? अब इसमें से अगर आप देखें तो इसका जो असम और बिहार वाला क्षेत्र है वो दिखाई देता है, यानी ए वाला ऑप्शन परफेक्ट है। नेक्स्ट, इसमें कहा गया कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। अब यहाँ पे एक तरफ क्षेत्र और दूसरी तरफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी भारत, माफ कीजिएगा उत्तरी पूर्वी भारत, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब यहाँ स्थानांतरित कृषियों में डाहिया है, बाल्टरे है, जूम है और कुमारी है। बताइए कि इसमें से कौन सा किससे मिलेगा? तो इसका जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए वाला हो जाएगा, यानी पश्चिमी घाट में कुमारी कृषि होती है जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में होती है वॉल्ड्रे जो कि आमने सामने मैच है। उत्तर पूर्वी भारत में कौन सी कृषि होती है? ये आपकी झूम कृषि हो जाएगी, ये आमने सामने मैच है, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में डाहिया जो कि एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही एक प्रकार है। यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से फिर से आपको मिलाना है। फसल का नाम और बीमारी का नाम दिया है, तो गन्ना, धान, अरहर और आलू है। झुलसा यानी जो लेट ब्लाइट है वो रोग लगता है। रेड रॉट नाम का रोग है, खैरा रोग है, और उकठा जिसे कि विल्ट कहा जाता है वो रोग लगता है। तो कौन सी फसल में कौन सा रोग लगता है, बस यही आपको मिलान करना है। इसका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाले के हिसाब से देख लीजिए, गन्ने में रेड रॉट लगता है, धान में कौन सा लगता है? धान का खैरा रोग होता है, आपने बहुत बार देखा होगा। अरहर में कौन सा रोग लग सकता है? तो अरहर में आप देखिए उकठा रोग लग जाता है, उसकी जो जड़ें हैं वो उकट जाती हैं। और आलू में लेट ब्राइट नाम का रोग होता है, झुलसा रोग, अगैती अंगमारी और पछैती अंगमारी आप सुनते हैं, तो वो वाला रोग लगता है। इसके बाद अगले वाले में देखते हैं। जूट उद्योग के प्रमुख केंद्रित जो इलाके हैं उसमें आपको चुनाव करना है। तो इसमें आप देखिए कि पश्चिम बंगाल ये जूट के उत्पादन में अग्रणी है। ठीक, जूट का प्रोडक्शन सबसे अच्छे खासे मात्रा में होता है। मक्के की खेती की जा सकती है। अब किसमें की जा सकती है आपको बताना है। तो मक्के की खेती वर्ष भर की जा सकती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बाकी जो मौसम है उसमें की जाए तो उसमें बाल लगेगा। ठीक है, मक्के की बाल ही भले न लगे, लेकिन चारे के उद्देश्य से भी इसको उगाया जाता है, तो उसके उद्देश्य से अगर देखा जाए तो पूरे साल भर में की जा सकती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कौन सा C4 पौधा है? तो C4 प्लांट इसमें से कौन सा हो जाएगा? अगर आप देखें तो मक्का हो जाएगा। ठीक है, मक्का जो है वो सीजन 4, यहाँ पे C4 जो है उसके प्लांट के तौर पे दिखाई देता है। अगले वाले में देखते हैं। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 ये आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। ये किस फसल की यहाँ प्रजाति के तौर पे दिखाई देती हैं? तो ये मक्के की प्रजातियां हैं। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्के की यानी मेज की प्रजातियां दिखाई देती हैं। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है?
तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और केरल दिया है और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। केसर और कहाँ पैदा होगा, ये तो सीधी बात है। इसके बाद देखते हैं आगे, केसर का सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन होता है कहाँ पर, तो कश्मीर में होता है, अभी आपने पीछे देखा। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के संबंध में इसमें धान, मक्का और गेहूं वाला जो चक्र है वो ठीक दिखाई देता है। धान, मक्का, गेहूं का जो विकल्प है, पैडी, मेज और वीट वाला, वो सही। अगले में चलते हैं और अगले में कहा गया कि आम की बीज रहित फसल कौन सी है? आम की बिना बीज वाली फसल कौन सी है? तो सिंधु जो है ये आम की ऐसी वैरायटी होती है जिसमें कि गुठली नहीं पाई जाती। ठीक, अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम के क्रॉस से बनाई गई है? तो आम्रपाली है, ठीक है, इसका बी वाला हो जाएगा। ललित किसकी उन्नत किस्म है, मतलब ललित किस फसल की या फल की प्रजाति है? अब इसमें आप देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अमरूद। ये ललित जो है ये अमरूद की फसल है और ये ऐसा होता है कि जैसे ऊपर से आपको हरा दिखाई देगा, अंदर काटेंगे तो लाल लाल गुलाबी गुलाबी इसका गूदा होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। आम की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी नियमित फसल देती है? तो नियमित फसल देने वाली जो प्रजाति है वो इसमें से कोई नहीं है। आम की कोई भी फसल इसमें से ऐसी नहीं है जो कि एकदम रेगुलर अपनी क्रॉप को देती हो। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले में देखिए, संस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म है। संस्करण के लिए यानी जो प्रोसेसिंग होती है उसके लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी मानी जाती है? इसमें से आप देखकर बताएं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कुफरी चिप्सोना। ठीक, कुफरी चिप्सोना, और ये आपका सी वाला है इसमें। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती है? निर्वाह मूलक, तो इसमें से करेक्ट आंसर मोटे अनाज और चावल हो जाएगा। ठीक है, मोटे अनाज और चावल ये निर्वाह मूलक फसलों के तौर पे दिखाई देते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? तो अनाज के दानों का उत्पाद इसमें से कौन सा होगा? ओट मील हो जाएगा। ठीक, ओट मील जो है वो अनाज के दानों का उत्पाद दिखाई देता है। इसके बाद विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है? तो ओवरऑल अगर मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो पहला स्थान है। ये जिस समय का प्रश्न पूछा गया था उसके हिसाब से यहाँ उत्तर दिया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है बताइए? तो ये करनाल में है। ठीक है, हरियाणा क्षेत्र जो है करनाल का, वहां पे स्थित है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे हरियाणा राज्य का जो करनाल क्षेत्र है वहां स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र कौन सा है? मतलब कुडप्पा सिस्टम है, धारवाड़ है, गोंडवाना है कि विंध्य है? अब इसमें धारवाड़ सिस्टम जो है वो मिनरलाइज सबसे ज्यादा है, मिनरलों की तादाद वहां पे सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो धारवाड़ को चुनेंगे, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान के तौर पर देखा जाता है? तो ये रत्नगिरी की खान है, जयपुर की खान है, सुंदरगढ़ की खान है, बैलाडीला की खान है, और इसका जो राइट आंसर है वो बैलाडीला हो जाएगा। ठीक है, बैलाडीला इसमें से सबसे सर्वोत्तम विकल्प है। इसके बाद आगे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ तांबे के क्षेत्र यानी कॉपर रीजन दिया है, दूसरी तरफ स्टेट दिया हुआ है। तो चंदरपुर है, अभ्रक है, खम्मान है और खन्नी है। यहाँ पे महाराष्ट्र, आंध्र, राजस्थान और कर्नाटक दिया है। मिलान जब आप कीजिएगा तो इसका ऊपर वाला ही ठीक है, यानी ए वाले को चुनेंगे। ये चंदरपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा, अभ्रक जो है ये कर्नाटक से प्राप्त होगा, खम्मान यहाँ पे एस्बेस्टोस की बात हो रही थी, और खम्मान जो क्षेत्र है इसको अगर आप मिलाएंगे तो ये किससे मिलेगा? आंध्र से मिलेगा, C2 हो जाएगा। इसे आपने देखा, और डी वाले को मिला लीजिए राजस्थान से। इस प्रकार से हमने इसे मिलाया। आगे चलते हैं। बॉक्साइट अयस्क है किसका? एल्यूमिनियम का है, और किसका रहेगा? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ से पाया जाता है? तो मकराना से पाया जाता है, आपने पढ़ा होगा मकराना, और इसका जो राइट आंसर है वो ए वाला है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन सा कोयला नीचे यानी जो डिपॉजिट होते हैं, कोल डिपॉजिट होते हैं, उनका मेन सोर्स है? धारवाड़ तंत्र, गोंडवाना तंत्र, कुडप्पा तंत्र या विंध्यन? तो कोयले के मामले में सबसे रिच कौन सा है? गोंडवाना तंत्र है। यहाँ अगर देखा जाए तो जो डिपॉजिट है उनके मामले में ये मेन सोर्स के तौर पे देखा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो 90% से ज्यादा कोयला कौन देता है? गोंडवाना क्रम ही देता है। अभी आपने पीछे कोल के बारे में देखा है, ये पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ कोल प्रोडक्शन एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा ऐसे करके दिया हुआ है। इसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में लगाना है। जो सबसे ज्यादा उत्पादन देता है उसको सबसे पहले रखना है, इस क्रम में करना है। तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ये इसका क्रम हो जाएगा और उसी हिसाब से इसको करेंगे। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, माफ कीजिएगा, इसमें अगर आप देखें तो दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, और इसका जो क्रम है वो कौन सा होगा? सी वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं।
यहाँ देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक नाम का जो कोयला क्षेत्र है वो स्थित है। ये कोयला क्षेत्र का नाम है, राज्य आपको बताना है और राज्य इसका कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। तलचर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। ये जो तालचर है ये असल में प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, कहाँ का है आपको बताना है। तो इसमें आप देखिए राज्य का नाम कौन सा हो जाएगा, ओडिशा, इसका डी वाला सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्य में लिग्नाइट कोयले का विशाल भंडार कहाँ पे है ये आपको बताना है। तो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार हमें तमिलनाडु में मिलता है, यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा, डी वाला सही है इसका। इसके बाद अगले को देखते हैं। बिश्रामपुर, यहाँ देखिए बिश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। मतलब बिश्रामपुर इसमें से फेमस है किसकी माइनिंग के लिए, कॉपर ओर की, आयरन ओर की, कोल की या फिर मैग्नीज की। बिश्रामपुर का संबंध है कोयले के खनन से, कोयला जो होता है उसके खनन से ये संबंधित है। नेक्स्ट, कोयले का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर होता है, ऊर्जा उत्पादन में होता है या फिर लोहा इस्पात के उत्पादन में होता है। तो अभी आपने देखा कि कोयले के संकट की वजह से बिजली संकट पैदा होने वाला है और पूरे ब्लैकआउट की चेतावनी जारी की जा रही है। मतलब अलग अलग जो सरकारें हैं वो ऐसा कह रही हैं और कोयले की कमी तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कोयले का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ऊर्जा के उत्पादन में हो रहा है। इसके बाद देखिए लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना था आपको। अब इसमें कोयला क्षेत्र दिया है और राज्य दिया है। अब इसमें राजमहल, सोहागपुर, विश्रामपुर और रानीगंज है। राज्य कौन सा पड़ेगा ये आपको मिलान करके देखना था और इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक है, बी के अकॉर्डिंग इसको मिला लीजिए, यानी A4, B3, C2, D1 ये इसका करेक्ट होगा। राजमहल को झारखंड से मिला लीजिए, सोहागपुर को MP से मिला लीजिए, विश्रामपुर को किससे मिलाइएगा, वेस्ट बंगाल से कि छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से मिला लीजिए और पहले ये मध्य प्रदेश में ही पड़ता था। उसके बाद रानीगंज को मिला लीजिए वेस्ट बंगाल से। अगले वाले में चलते हैं। अगले वाले में कहा गया कि कौन सा सुमेलित है। तो हल्दिया का संबंध ओडिशा से है, जामनगर महाराष्ट्र में पड़ता है, नुमालीगढ़ गुजरात में पड़ता है और पनागुडी तमिलनाडु में पड़ता है। तो एकमात्र पनागुडी वाला ही सही है, बाकी सब गलत है। वो देखकर मालूम हो रहा है, पहचानना इसमें सरल था। नेक्स्ट, इसमें कहा गया कि नूना माटी तेल शोधन जो कारखाना है वो कहाँ पर स्थित है, राज्य का नाम आपको बताना था और इसका असम राज्य हो जाएगा, ऊपर का ही सही है, स्टेट ऑफ असम। नेक्स्ट, इसमें कहा गया कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो तेल शोधनशाला है और स्टेट का नाम दिया है। तो ऑयल रिफाइनरी में हल्दिया है, जामनगर है, कोची है और नुमालीगढ़ है। यहाँ राज्यों में आप देख ही रहे हैं राज्यों के नाम। तो इसका सही मिलान कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। बी के अकॉर्डिंग इसको मिला लेते हैं। A4 यानी हल्दिया का संबंध किससे है, वेस्ट बंगाल से है और B3 यानी जामनगर का गुजरात से होगा ही। कोची का संबंध किससे होना चाहिए, केरल से होगा और कहाँ से होगा, तो बचा सिर्फ नुमालीगढ़ जो कि असम में है। ये आपने मिलान किया। अगले वाले को देखिए, तेल शोधनशाला और फिर से राज्य दिया हुआ है। तो नूना माटी है, कोयली है, मंगलौर है और पानीपत है। तो पानीपत को आप मिला लीजिए हरियाणा से। ठीक है, पानीपत को आप मिला लीजिए हरियाणा से। इसका डी का दूसरा हो जाएगा और डी का दूसरा इसमें सिर्फ या तो बी में है या फिर डी में है। अब इसी में से कोई उत्तर होगा हमारा। और मंगलौर को आप किससे मिलाइएगा, मंगलौर को आप मिला लीजिए कर्नाटक से। ठीक, तो सी का चौथा हो जाएगा। अब सी का चौथा किस में है, डी वाले में है, यानी यही हमारा उत्तर है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ऑयल रिफाइनरी और स्टेट फिर से आ गया, तातीपाका है, कोयली है, नागरपट्टिनम है और नुमालीगढ़ है। इसमें मिलाकर देखिए, तो नुमालीगढ़ जो है वो असम से ही मैच करेगा, आपने पिछले वाले में मिलाया है यहाँ पर, तो मिला लीजिए। ठीक है, डी का चौथा हो जाएगा और डी का चौथा इसमें एकमात्र इसी में है, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। तो तेल अन्वेषण का कार्य कैसे होता है, ये असल में किसके द्वारा होता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा होता है। इसके बाद देखिए, HBJ पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है। तो प्राकृतिक गैस के परिवहन की अगर हम बात करें तो ये दक्षिणी बेसिन जो है वहां से होता है, मतलब जो साउथ बेसिन है वहां से होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा, सी वाला सही। नेक्स्ट, महाराष्ट्र, माफ कीजिएगा, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ से किया जाता है, वो जगह आपको बतानी है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बॉम्बे हाई हो जाएगा। ठीक है, बॉम्बे हाई से उसको किया जाता है, बॉम्बे हाई। नेक्स्ट, बॉम्बे हाई क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, जो सही नहीं है उसकी तलाश आपको करनी है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऊपर वाला ही होगा। यहाँ जो गलती है वो ऊपर पकड़ में आ रही है, 60 किलोमीटर दूर है ये मुंबई तट से, ये लोकेशन गलत दिया है। नेक्स्ट, सूची 1 को यानी सूची 1 में अयस्क का नाम दिया है और सूची 2 में राज्य का नाम दिया है। मिलान आपको करना है और मिलान करके बताना है कि सही कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ ध्यान से देख लीजिए, सी वाला हो जाएगा। सी के हिसाब से इसको मिला लेंगे। ए का पहला मैग्नीज के लिए मध्य प्रदेश, बी का दूसरा निकिल के लिए उड़ीसा, सी का तीसरा आमने सामने ये मैच था, हमें कुछ नहीं करना था, और एस्बेस्टस के लिए आंध्र प्रदेश, यहाँ हमने देखा। अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अमगुरी जो है वो पेट्रोलियम के लिए, लॉन्चगढ़ बॉक्साइट के लिए, कंपटी तांबे के लिए और बेल्लारी लौह अयस्क यानी आयरन ओर के लिए। तो इसमें जो कंपटी लिखा है ना वो तांबे के लिए फेमस नहीं है या सुमेलित उससे नहीं है।
इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी जो नॉट करेक्टली मैच है वो आपको असल में तलाशना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ डल्ली राजहरे का संबंध लौह अयस्क से है। राखा जो है इसका संबंध किससे है, ये तांबे से है। नेल्लोर का मैग्नीज और अमरकंटक का बॉक्साइट दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैग्नीज वाला जो नेल्लोर दिया है ना, मैग्नीज के साथ मिलाया है, वही इसमें गड़बड़ है। ठीक, तो इसका सी हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। मिनरल दिया है और एरिया ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो इसमें लौह अयस्क, तांबा, कोयला, अभ्रक, इसे मतलब जो यहाँ पदार्थों के नाम है वो दे रखे हैं। खानों के नाम में खेतड़ी है, क्योंझर है, कोरडमा है और कोरबा है। मिलान करके देखिएगा, और इसका जो सही मिलान है इसमें ध्यान से अगर आप देखें तो सी वाला हो जाएगा। सी के हिसाब से इसको मिला लेंगे। ए का दूसरा, बी का पहला। ए का दूसरा यानी क्योंझर, बी का पहला यानी तांबे का खेतड़ी हो जाएगा, और उसके बाद सी का चौथा है और डी का तीसरा है। ऐसे हमने मिलाया, क्रॉस मैच है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर स्वर्ण, कोयला, तांबा और लोहा है। खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया, ये जगहों के नाम से आपको कुल मिलाकर पदार्थों के नाम मिलाने हैं, और इसका डी वाला सही है। डी के अकॉर्डिंग इसको मैच कर लेते हैं। तो स्वर्ण का क्या हो जाएगा, कोलार हो जाएगा। कोयले के लिए हम लोग झरिया को मिला लेंगे, और तांबे के लिए किसको मिलाएंगे, तांबे के लिए खेतड़ी को मिलाएंगे। सी का पहला हो जाएगा, और लोहे के लिए बचा कुद्रेमुख, तो मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो बैलाडीला मध्य प्रदेश, कमानगुंडी कर्नाटक, सिंहभूम झारखंड और मयूरभंज उड़ीसा। ठीक, अब इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैलाडीला जो है ये मध्य प्रदेश में है या नहीं, आप बताइए। नहीं है ना, तो इसलिए इसका ऊपर वाला ही नॉट करेक्टली मैच है। ठीक, इसके बाद देखिए अगले वाले को। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। कोयला, तांबा, लौह अयस्क और चांदी ऐसे दिया है। मिलान करके देखिए कि कौन सा किस माइन से मैच करेगा। तो कोयला, तांबा, लौह अयस्क और चांदी, यहाँ कुद्रेमुख, जावर, खेतड़ी और तलचर दिया है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। सी वाले के हिसाब से इसको मिला लेंगे। A4, B3, C2, D1। ठीक, कोयले का क्या हो जाएगा, तलचर हो जाएगा। इसके अलावा B3 यानी तांबे का यहाँ पर खेतड़ी हो जाएगा। लौह अयस्क को आपने किससे मिलाया था, जावर से मिला लीजिए। चांदी को कुद्रेमुख से मिला लीजिए, ऐसे मिलाना था। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देख लीजिए। यहाँ पर लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से फिर से मिलाना है। एक तरफ तांबा दिया है, गैस प्लांट दिया है, एल्यूमिनियम है और पेट्रोलियम है। दूसरी तरफ कोची, इसके अलावा औरैया, कोरबा और खेलनी दिया है। मिलान करके देखिए इन्हें, कौन सा किससे मिलेगा। और इसका जो सही मिलान है वो ऊपर वाला ही है, उसी के अकॉर्डिंग इसको करना था। पहले का चौथा यानी तांबे का आप खेलनी से मिला लीजिए। असल में ये खेलनी नहीं है, खेतड़ी है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, खेतड़ी। और उसके बाद बी का दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे गैस प्लांट को किससे मिलाइएगा, औरैया से मिला लीजिए। एल्यूमिनियम को किससे मिलाएंगे, तो एल्यूमिनियम का कोरबा हो जाएगा, और फिर बचता है पेट्रोलियम, तो उसको कोची से मिला लीजिए। नेक्स्ट, ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। किस चीज से बनाए जाते हैं, मतलब कहाँ पर बनाए जाते हैं, वो लोकेशन आपको बतानी। ललितपुर में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये जो स्लैब्स हैं ये बनाने का काम कहाँ पर होता है, ललितपुर में होता है। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रश्नों को हल किया है। श्रृंखला आगे जारी रहेगी, इसमें इतना है।